गोल स्कोरिंग के सारे रिकॉर्ड तोड़ दिए, लेकिन बड़े भैया ने कहा यार मजा नहीं आ रहा है, कुछ और करना पड़ेगा। तो बड़े भैया उतर गए यूट्यूब के ऊपर। 29 मिनट में 1 मिलियन सब्सक्राइबर्स हो गए। कल रात में जब सोने गया था तो 4.5 मिलियन थे। आज सुबह उठाऊं तो 13 मिलियन ऑलरेडी क्रॉस कर चुके हैं बड़े भैया। जिस स्पीड से चल रहे हैं, मुझे लग रहा है अगले आने वाले 10-15 दिन के अंदर वो मिस्टर बीस्ट के 311 मिलियन जो उनके सब्सक्राइबर्स हैं उनका आंकड़ा पार कर जाएंगे। मतलब यहाँ पर हम 100 के पूरे नहीं कर पा रहे हैं भाई। पिछले 10-12 महीने में हमने 15-20 हज़ार सब्सक्राइबर्स ऐड किए हैं, और वहाँ बड़े भैया सेकंडों के हिसाब से मिलियंस ऐड कर रहे हैं। मतलब ये तो हद ही हो गई। बट दैट्स व्हाट रोनाल्डो इज, दैट्स व्हाट द हाइप ऑफ रोनाल्डो इज ऑल अबाउट। एंड यहाँ पर यूट्यूब ने सिल्वर बटन, गोल्डन बटन, और बहुत जल्दी उनको अभी डायमंड बटन भी मिल ही जाएगा। बट यहाँ पर डेफिनेटली रोनाल्डो की इस अपडेट के अलावा और भी बहुत सारी अपडेट्स हैं जिन पे बात करनी ज़रूरी है। लेकिन हाँ, अब रोनाल्डो की लाइफ में क्या चल रहा है, रोनाल्डो अपनी लाइफ को किस तरीके से प्लान आउट करते हैं, उनका दिन कैसा जाता है, ये सारी चीज़ें बहुत जल्दी मुझे लग रहा है आपको अब डेली व्लॉग की तरह मिलने लगी। क्योंकि सौरभ जोशी को शायद फॉलो करना शुरू कर दिया होगा अभी तक यहाँ पर रोनाल्डो ने, और वो सीख रहे होंगे कि अभिषेक मलान और मलान ब्रदर्स किस तरीके से अपना कंटेंट यहाँ पर अपलोड करते हैं और कैसे ये जो यूट्यूब के एल्गोरिथम में काम करती है। लेकिन हाँ, एक चीज़ है जो एक टीम अभी तक क्रैक नहीं कर पा रही है, और वो है उनको कौन से प्लेयर्स चाहिए, कौन से प्लेयर्स नहीं चाहिए। अच्छा, मैं तुम्हें दोगलेपन की कहानी सुनाऊं एक, कि कितना दोगला है इंग्लिश मीडिया। तुम्हें याद है लास्ट ईयर यूनाइटेड का मैच था आर्सेनल के अगेंस्ट, और जेडन सैंचो नहीं खेले थे। और जेडन सैंचो के रिगार्डिंग जब सवाल पूछा गया था तो यहाँ पर एरिक टेन हैग ने बोला था कि भाई वो ट्रेनिंग सही से नहीं कर रहे हैं, और जो स्टैंडर्ड्स हम सेट कर रहे हैं क्लब में उन स्टैंडर्ड्स को जेडन सैंचो मैच नहीं कर रहे हैं। तो एरिक टेन हैग को बुचर करने लगी यहाँ पर इंग्लिश मीडिया। एरिक टेन हैग को राइवल फैन बेस बहुत ज़्यादा गालियां देने लगा कि अरे आप ऐसे कैसे इतने टैलेंटेड प्लेयर को ये बोल सकते हो, और ऐसे कैसे ओपनली कॉल आउट कर सकते हो। अच्छा, चेल्सी जो भी कर रही है वहां पर कोई सवाल खड़े नहीं किए जा रहे। क्यों? क्योंकि वो चेल्सी फुटबॉल क्लब है भाई, वहां ऐसा चलता है। चेल्सी ने रहीम स्टर्लिंग और चिलवेल को साइडलाइन कर दिया। जहां उनके मैनेजर से सवाल किया गया कि क्यों आप यहां पर रहीम स्टर्लिंग को इंक्लूड नहीं कर रहे हो, आपके ट्रेनिंग सेशंस में चिलवेल को क्यों इंक्लूड नहीं कर रहे हो, तो उन्होंने साफ तौर पे बोला कि जो स्टाइल ऑफ प्ले मैं चाहता हूं, जो स्टाइल ऑफ प्ले के विंगर्स मैं चाहता हूं यूज करना, वो मुझे रहीम स्टर्लिंग प्रोवाइड नहीं करते। अच्छा, ये किसी भी तरीके से रहीम स्टर्लिंग की बेइज्जती नहीं है, लेकिन एरिक टेन हैग ने जब जेडन सैंचो के रिगार्डिंग वो ट्रेनिंग वाली बात बोली थी तो वहां पर वो गलत था। और सुनो, यहां पर अभी कॉन्ट्रैक्ट बाउंड है रहीम स्टर्लिंग, उनका जर्सी नंबर है 7, वो जर्सी नंबर लेकर दे दिया जा रहा है आपके पेड्रो नेटो को। यहां पर रहीम स्टर्लिंग की किसी भी तौर पे बेइज्जती नहीं की जा रही है। चेल्सी बोर्ड रहीम स्टर्लिंग को, चिलवेल को बहुत रिस्पेक्टफुली यहां पर ये कह रहा है कि भैया आपका वक्त हो चुका है पूरा, आप क्लब से जाइए। उनको ट्रेन नहीं करने दिया जा रहा है, ये बिल्कुल नॉर्मल चीज़ है। क्यों? क्योंकि यहां पर ये आप हर क्लब में होता देखते हो। कोई मीडिया हाउस, कोई यहां पर आपका पंडित इस चीज़ को कॉल आउट नहीं कर रहा है। और अगर यही सेम चीज़, इसका 10% भी अगर मैनचेस्टर यूनाइटेड में एरिक टेन हैग कर देते ना, आज एरिक टेन हैग की जो खोपड़ी थी वो किसी आपको दीवार के ऊपर टंगी हुई दिखती। इस कदर का यहाँ पर आप बोलोगे दोगलापन इंग्लिश मीडिया में और इंग्लिश फैन बेसेस में। इंग्लिश फैन बेस छोड़ो, आपके प्रीमियर लीग फैन बेसेस में कोई चेल्सी का फैन उठकर अभी ये नहीं बोल रहा कि भाई ये जो हो रहा है मेरे क्लब में ये गलत हो रहा है, या फिर ये इस तरह का ट्रीटमेंट किसी भी प्रोफेशनल फुटबॉलर के लिए, किसी भी इंसान के लिए सही नहीं है। अभी आप सोचो, अभी कॉन्ट्रैक्ट बाउंड है रहीम स्टर्लिंग, उससे बोला जा रहा है कि आप अपना जर्सी नंबर छोड़ो और यहाँ पर पेड्रो नेटो को जर्सी नंबर दिया जाएगा। आप यहाँ पर घर बैठ के ट्रेनिंग करोगे, आपका कोई फ्यूचर नहीं है क्लब के अंदर। दिस इज वॉट चेल्सी फुटबॉल क्लब इज ऑल अबाउट, और इंग्लिश मीडिया इस चीज़ को एड्रेस नहीं कर रही है जिस तरीके से, जितना गंदी तरीके से बुचर करने की कोशिश की गई थी आपके एरिक टेन हैग को। चलो, ये तो रही बात चेल्सी की, उन्होंने ऑलरेडी जाओ फेलिक्स वगैरह साइन कर लिए हैं, अभी भी उनका नहीं मन भरा है और वो अभी भी प्लेयर्स को और साइन करना चाहते हैं। जेडन सैंचो के साथ उनके लिंक्स आ रहे हैं। जेडन सैंचो को खिलाएंगे क्या, मुझे तो यही समझ में नहीं आ रहा। शायद, मुझे नहीं पता कि चेल्सी के ओनर्स को ये चीज़ मालूम है कि वो एक टाइम पे 11 प्लेयर ही पिच पे उतार सकते हैं, और अगर उनके पास अबंडेंस में प्लेयर्स होंगे तो फिर उनको बेचने भी पड़ेंगे प्लेयर्स। फिर वो किन प्लेयर्स को रोकेंगे, किन प्लेयर्स को बेचेंगे, ये उनको अभी से ध्यान में रखना पड़ेगा। क्योंकि जिस तरीके से वो यहाँ पर स्टर्लिंग और चिलवेल की सिचुएशन हैंडल कर लें, वो तो निहायती वाहियात है, निहायती, मतलब आप बोलोगे यहाँ पर बदसलूकी है चेल्सी के एंड से। बट देन अगेन, ये चेल्सी अभी से नहीं 2-3 साल से करती आ रही, जब से वो यहाँ पर चेंज कर रहे हैं अपना सिस्टम और नई ओनरशिप में एडजस्ट होने की कोशिश कर रहे हैं।
लेकिन एनुअल कहानियां जो हम जैसे हर साल की कुछ टिपिकल कहानियां होती हैं, जैसे एक टाइम पे आप बोलोगे आपके वीजली श्नाइडर हर साल लिंक होते थे मैनचेस्टर यूनाइटेड के साथ, ऐसे ही हर साल का एक रेगुलर रूमर है दैट नेमार जूनियर इज कमिंग बैक टू बार्सिलोना। अच्छा, ये कल रूमर निकल कर आया है, रिशद रहमान ने इस चीज़ को एड्रेस भी किया। उन्होंने कहा कि कोई भी टॉप रिलायबल सोर्स इस चीज़ को वेरीफाई नहीं कर रही है अभी तक कि नेमार एक्चुअली वांट्स टू कम बैक टू बार्सिलोना। लेकिन जब से नेमार गए हैं पीएसजी और अब तो सऊदी में खेल रहे हैं, हर साल यहाँ पर समर विंडो में एक ये रूमर आता है कि नेमार वांट्स टू कम बैक टू बार्सिलोना। अब देखो, नेमार कमिंग बैक टू बार्सिलोना नेमार के लिए होगा सही, लेकिन एक ऐसे टाइम में जहाँ पर बार्सिलोना प्लेयर्स रजिस्टर नहीं कर पा रही है, उनको इतनी प्रॉब्लम हो रही है। अगर वो निको विलियम्स को लाना भी चाहते थे तो डैनी ओल्मो की साइनिंग के बाद वो निको विलियम्स को इसलिए नहीं लेके आ पाए क्योंकि उनको बहुत पैसा पे करना पड़ रहा था। यहाँ पर नेमार जूनियर, जो कि लास्ट ईयर जब आपके सऊदी मूव किए थे, उनके पास अपॉर्चुनिटी थी चेल्सी ज्वाइन करने की, उनके पास अपॉर्चुनिटी थी इटालियन लीग में किसी क्लब को ज्वाइन करने की, बट भाई साहब पैसे के चक्कर में यहाँ पर सऊदी प्रो लीग चले गए। तो ऐसा कैसे हो सकता है कि नेमार जैसा प्लेयर यहाँ पर, जो कि पैसे के पीछे इतना दीवाना है, जिसकी लाइफस्टाइल अगर आप देखोगे भाई, मतलब कोई प्लेयर मैच कर पाएगा तो उसमें नेमार, आपके सिर्फ मेसी और रोनाल्डो वगैरह का नाम आएगा, क्योंकि इतना पैसा और कोई छाप ही नहीं रहा। तो नेमार यहाँ पर इतना मैसिव वेज कट लेकर बार्सिलोना क्यों आएंगे? और बार्सिलोना अगर आएंगे भी तो बार्सिलोना कितना मिनिमम वेज ऑफर उनको कर पाएगी, और कैसे नेमार जैसा प्लेयर रजिस्टर होगा? क्योंकि भैया आपको सिग्निफिकेंट अगर आप दिखाओगे सैलरी एक प्लेयर की, तो उसमें आपको कुछ ना कुछ तो दिखाना पड़ेगा ना, और आपके पास इतना क्वेश्चन है ही नहीं कि आप नेमार जैसे प्लेयर को रजिस्टर कर पाओ। लेकिन चलो मान लेते हैं कि नेमार बार्सिलोना आ भी जाता है, तो भाई नेमार का जो फिटनेस लेवल है, नेमार की जो अब आप बोलोगे डिग्रेड हुई है फुटबॉल पिछले एक साल में, क्योंकि पिछले एक साल में नेमार ने कितना अमाउंट ऑफ फुटबॉल खेला है ये हम सबको पता है। मेजॉरिटी टाइम वो इंजर्ड होकर बाहर बैठे रहे हैं, और इसी चक्कर में उनका ब्राज़ील नेशनल टीम से भी पत्ता कटा था इस साल, जब वो, मतलब मैं ये नहीं बोलूँगा 100% फिट थे, बट उनको कंसिडर भी नहीं किया जा रहा था क्योंकि उन्होंने फुटबॉल उतनी खेली नहीं है। यूरोपियन फुटबॉल और आपके सऊदी प्रो लीग में ज़मीन आसमान का फ़र्क है। एक साल आप यहाँ पर अगर टॉप टियर फुटबॉल से दूर रहते हो तो आपका फुटबॉल बहुत ज़्यादा डिग्रेड हो जाता है, और यही सेम केस नेमार के साथ है। आई डोंट थिंक कि नेमार यहाँ पर बार्सिलोना आएंगे, आना भी नहीं चाहिए। लेकिन हाँ, एक प्लेयर ज़रूर है जिसके साथ बार्सिलोना बहुत हैविली लिंक्ड हो रहा है, एंड दैट इज़ फेडरिको किएजा। अब देखो, फेडरिको किएजा आपके यूनाइटेड के रडार पर थे। फेडरिको किएजा आज से 2 साल पहले, 2.5 साल पहले वन ऑफ द बिगेस्ट प्रोस्पेक्ट थे आपके इटालियन फुटबॉल से जो निकल के आ रहे थे। लेकिन इतनी न्यूमरस इंजरीज, एंड फिर यहाँ पर आप बोलोगे उनकी पोजीशन भी यहाँ पर क्लियर नहीं है कि वो किस पोजीशन पे अपनी बेस्ट फुटबॉल खेलते हैं। एक वक्त था जब रोनाल्डो के अलॉन्ग साइड जब फेडरिको किएजा खेल रहे थे तो यहाँ पर उनकी ए गेम निकल कर आती थी पिच के ऊपर। लेकिन इस पॉइंट ऑफ टाइम के ऊपर अगर आप देखोगे, कोई भी क्लब यहाँ पर फेडरिको किएजा के लिए जाने को तैयार नहीं है, जो अमाउंट यूवेंटस डिमांड कर रही है, और वेजेस भी उनके अच्छे खासे होंगे। यूवेंटस डिमांड कर रही है 15 से 20 मिलियन। इस चीज़ की पॉसिबिलिटी बहुत ज़्यादा बढ़ती जा रही है कि फेडरिको किएजा आपके बार्सिलोना ज्वाइन कर सकते हैं। लेकिन यहाँ पर सवाल ये है कि अगर फेडरिको किएजा यहाँ पर बार्सिलोना ज्वाइन करेंगे तो आपके वितोर रोके का क्या होगा? उसके बाद यहाँ पर आपके रफीनिया, फेरान टोरेज, ठीक है, इनका क्या होगा? क्या यहाँ इनमें से कोई प्लेयर आपको बिकता दिखेगा? और अगर बिकेगा तो आखिरी के 9-10 दिनों में कौन सा क्लब ऐसा है जो कि इन प्लेयर्स को लाने के लिए बेकरार है? क्योंकि सऊदी प्रो लीग से भी ऑफर अभी ड्राई अप से हो गए हैं, और यहाँ पर फेरान टोरेस तो नहीं चाहेंगे कि इतना जल्दी वो आपके सऊदी प्रो लीग में जाएं, और रफीनिया के लिए भी अभी एज सच कोई बहुत बड़ा ऑफर आया नहीं है। एक टाइम पर चेल्सी ज़रूर इंटरेस्टेड थी, लेकिन चेल्सी तो हर किसी एरे गहरे नत्थु खैरे में इंटरेस्टेड है। अभी मेरे पार्क में बच्चे खेल रहे हैं, शायद 2 साल के बाद चेल्सी उनमें भी इंटरेस्टेड हो जाएगी अगर वो थोड़ा बहुत डिसेंट फुटबॉल खेलना शुरू कर गए तो। बट देन अगेन, बार्सिलोना के लिए फेडरिको किएजा की साइनिंग किस तरीके से सेंस बनाती है मुझे समझ में नहीं आ रहा है। फेडरिको किएजा एक अच्छे रोटेशनल प्लेयर बन सकते हैं, लेकिन बारसा जैसे क्लब में जहाँ पर ऑलरेडी इतने अबंडेंस में प्लेयर्स हैं उस पोजीशन के ऊपर, उसमें फेडरिको किएजा की साइनिंग आई डोंट थिंक मेक्स एनी सेंस। लेकिन हांसी फ्लिक मैनेजर हैं, ही नोज बेटर कि उनके क्लब के लिए क्या सही है क्या नहीं है। बड़ा एक चीज़ ज़रूर मैं बोलना चाहूँगा कि इस पॉइंट ऑफ टाइम पे अगर बार्सिलोना किसी एक प्लेयर के पीछे जाना चाहती है या फिर किसी एक पोजीशन को स्ट्रेंथन करना चाहती है, दैट हैज़ टू बी द सीडीएम पोजीशन। वो स्ट्राइकर फॉर्म, वो आपकी स्ट्राइकर पोजीशन और आपके विंगर पोजीशन नहीं हो सकते। लेकिन बार्सिलोना में कितना दिमाग से काम होता है ये हम सबको पता है, कितने टाइम से वो किस तरह की साइनिंग कर रहे हैं ये भी हम सबको पता है। आखिरी अपडेट है यहाँ पर, अपडेट क्या है थोड़ा डिस्कशन कर लेते हैं यूनाइटेड के ऊपर।
देखो मैनचेस्टर यूनाइटेड इस वक्त पे अपनी ट्रांसफर मार्केट में सीडीएम पोजीशन को स्ट्रेंथन अप करना चाहती है, इसीलिए मैनुअल उगार्ते के पीछे वो पागल हैं। अब पता है जितना ये डील डिले हो रही है ना, उतना ज़्यादा मुझे ये लास्ट ईयर के मेसन माउंट वाली डील की याद दिला रही है कि हम एक प्लेयर के पीछे इतना पागल हो गए थे, फिर अल्टीमेटली हम उसको लेकर आए एंड देन हमें वो आउटपुट नहीं मिला बेसिकली आपके मेसन माउंट के एंड से। होपफुली उगारते वाली डील उस तरीके से टर्न अप ना हो, लेकिन एक चीज़ ज़रूर है कि इस पॉइंट ऑफ टाइम पे यहाँ पर मैनचेस्टर यूनाइटेड जो है वो अभी चाहती है कि भाई वो जल्दी से जल्दी उगारते की डील कंप्लीट करें और सीडीएम पोजीशन पर एक कंपटीशन प्रोवाइड करें कैसेमीरो को। देखो कैसेमीरो का पहला गेम बहुत शानदार था, लेकिन इस चीज़ की पॉसिबिलिटी रूल आउट नहीं की जा सकती कि जैसे ही हम स्ट्राइकर इंट्रोड्यूस करेंगे, एक मिडफील्डर कम होगा, कैसेमीरो वापस से एक्सपोज होना शुरू हो सकते हैं, क्योंकि यहाँ पर कैसेमीरो के पास अब वो स्ट्रेंथ नहीं है, कैसेमीरो के पास वो लेग्स नहीं है कि वो ग्राउंड कवर कर पाए उतना ज़्यादा, और इसीलिए उगारते की साइनिंग बहुत ज़्यादा ज़रूरी हो जाती है इस सीज़न को बैलेंस आउट करने में, स्क्वाड को बैलेंस आउट करने में। एंड अगर मैं इस पॉइंट ऑफ टाइम पे देखूं तो यहाँ पर एक चीज़ ज़रूर है कि स्कॉट मैकटॉमने अब तो नहीं जाने वाले, क्योंकि फुलम वाली डील ऑफ हो चुकी है और जो रिपोर्ट्स आई थी उसके अकॉर्डिंग स्कॉट मैकटॉमने प्रीमियर लीग को छोड़ के नहीं जाना चाहते हैं। तो अगर स्कॉट मैकटॉमने नहीं जा रहे हैं क्लब छोड़ के, तो आपको पता है भाई यहाँ पे आपके पास एक मिडफील्डर है। आईएक्स इंटरेस्टेड है आपके एरिक्सन में, लेकिन यूनाइटेड कब तक बेच पाएगी एरिक्सन को ये किसी को नहीं पता है। फकुंदो पालेस्त्री को हमने बेच दिया है, 45% का हमारे पास सेल ऑन क्लॉज है, लेकिन 7 मिलियन 5 मिलियन में बेचने से आपको फ़ायदा क्या हुआ? मतलब जो इनएक्सपीरियंस प्लेयर्स हैं प्रीमियर लीग के, जिनका टाइम बहुत ख़राब रहा है प्रीमियर लीग में, या फिर आप बोलो जो रेगुलर गेम टाइम भी निकाल पा रहे हैं, वो कम से कम 15-20 मिलियन का अमाउंट यहाँ पे निकाल के लेके जा रहे हैं ट्रांसफर मार्केट में, हम वो भी नहीं यहाँ पे निकाल पा रहे हैं। तो ये ट्रांसफर स्ट्रेटजीज जो आपके जॉन मर्टा और आपके रिचर्ड आर्नल्ड ने बनाई थी, उस वजह से हमें सफ़र करना पड़ रहा है। होपफुली आने वाली कमिंग विंडो में, जो समर विंडो होगी नेक्स्ट ईयर की, उसमें हमें थोड़ा बेटर स्ट्रक्चर देखने को मिलेगा आउटगोइंग्स के तौर के ऊपर। बट हाँ, यूनाइटेड अभी भी मार्केट में लेफ्ट बैक का ऑप्शन एक्सप्लोर कर रही है। चिलवेल वो ऑप्शन हो सकते हैं जो चीपर अमाउंट पर आएंगे, लेकिन वेज यहाँ पर चीप नहीं होगा यहाँ पे चिलवेल का। अब देखो लूक शॉ इज एन इंजरी प्रोन प्लेयर, चिलवेल हिमसेल्फ इज एन इंजरी प्रोन प्लेयर, तो एक इंजरी प्रोन प्लेयर को एक इंजरी प्रोन प्लेयर से रिप्लेस करने का सेंस बनता ही नहीं है। इससे बढ़िया तो हरमोसो लेकर आओ या कदियोग्लू लेकर आओ, ठीक है। क्योंकि यहाँ पर अगर आप चिलवेल के पीछे जा रहे हो, आई गेट इट कि चिलवेल इज एन एक्सपीरियंस प्लेयर, ही इज़ वेरी गुड ऑन द अटैकिंग फ्रंट, लेकिन डिफेंसिव फेज में तो चिलवेल बहुत ही ज़्यादा एवरेज है। लूक शॉ इज़ फार 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 बेटर देन आपके बेन चिलवेल। तो ये साइनिंग किस तरीके से सेंस बना रही है मुझे समझ में नहीं आ रहा। वी डेफिनेटली नीड अ लेफ्ट बैक, लेकिन इतनी डेस्परेशन भी नहीं शो करनी है कि भाई किसी को भी उठा के ले आओगे और अपने वेज स्ट्रक्चर को बिल्कुल ही तार तार कर दोगे। बाकी आपका क्या ख्याल है इन सारी अपडेट्स के ऊपर, मुझे बताइए कमेंट सेक्शन में। रोनाल्डो के चैनल को सब्सक्राइब किया या नहीं किया वो भी बता दो भैया कमेंट सेक्शन में। और यहाँ पर आपके हिसाब से आप बार्सिलोना यहाँ पर नेमार को, अगर नेमार इंटरेस्टेड हैं आने में, तो ला पाएगी, और क्या लाना चाहिए नेमार को या नहीं, और किएजा की साइनिंग के ऊपर आपका क्या ओपिनियन है वो बताइए मुझे कमेंट सेक्शन में। और चेल्सी की ये काली करतूतें, जो गंदी हरकतें, इन पर आपका क्या ओपिनियन है वो भी बताइए। बाकी अगर आप चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब टू 1MUFC। इसी के साथ मैं आपसे लूँगा अलविदा, मिलता हूँ अगली वीडियो में और लाइव स्ट्रीम के ऊपर। ध्यान रखिए अपना, बाय बाय, टेक केयर।